नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यूकेपीएससी का जो फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन कल जारी हुआ है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बताएं कि यूकेपीएससी का फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाए। यहाँ पे मैं दोनों अभ्यर्थियों के लिए बताऊंगा, जो पुराने अभ्यर्थी भी है यानी जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का यूकेपीएससी का फॉर्म भरा था उनको ये कैसे भरना है, और जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरेंगे उनको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो आपको जाना है यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आप चले गए यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका न्यू पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नेम, इसमें लिखा है फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2022 उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखो ये 21/10/2022 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है और सिलेबस भी यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये विज्ञापन है और ये यहाँ पे पीडीएफ है सिलेबस की, ठीक है। अब देखो फॉर्म आपको कहां से भरना है, तो यहाँ पे रेड उसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022। यहाँ पे स्टार्ट डेट तो 21 अक्टूबर 2022 से इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2022। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपका नाम नहीं है तो जल्दी से लिखा लें। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है आपको तो उसको भी जल्दी से करा दें, क्योंकि यूकेपीएससी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और उसका वो नंबर मांगता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और आप जिस भी कैटेगरी से, तो अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो उसको जल्दी से रिन्यू करा लें। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैंने हमारे YouTube चैनल पे आपको कंप्लीट उत्तराखंड मिल जाएगा। उत्तराखंड की मैंने 3 सीरीज चलाई थी, परीक्षावाणी सीरीज, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री। इसको आप फॉलो करें। और हिंदी में 30 दिन का कोर्स चलाया था जिसमें मैंने कंप्लीट हिंदी आपको करा रखी है। तो 60 नंबर का कंप्लीट सिलेबस मैंने करा रखा है और ये 60 नंबर के डिटेल्स नोट्स और प्रत्येक MCQ अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड के मॉडल पेपर भी आपके लिए बनाए गए हैं जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आ चुका है वन आरक्षी परीक्षा 2022 उत्तराखंड वन विभाग। पूरा आधा घंटे का टाइम है आपके पास, आधे घंटे में आपको ये कंप्लीट भरना है। अब यहाँ पे देखो दो तरह के अभ्यर्थी, एक वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये फॉर्म तब भरा था जब यूकेपीएससी के माध्यम से ये फॉर्म निकाला गया था 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का। तो अगर आपने 2020 में यूकेपीएससी का ये वाला फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा था तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे मांगेगा वो नीचे पे, ये देखो यहाँ पे, क्या आपने यूकेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 19/8/2021 का आवेदन किया था। तो अगर आपने किया था तो आपको यस करना है और यहां से फिर वो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने यूकेपीएससी का ये फॉर्म भरा था उनको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपना OTR खोलना है और वहां पे फॉरेस्ट गार्ड का अपना जो आपने फॉर्म भरा था वो देखना है। उसमें आपको वो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है कैसे निकालना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, आप जाइए स्वयं यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे आपको OTR के माध्यम से दिख जाएगा। तो वो आपने यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या वो यहाँ पे डाल देनी है। तो फिलहाल आपको सबसे पहले, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। इसको हम तब करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने अपना नाम डालना है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए, यहाँ पे मदर्स नेम डाल दीजिए। उसके बाद यदि आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तब ठीक है, तब इसको नो ही रहने दीजिए। अगर आपने इससे पहले यूकेपीएससी का फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म नहीं भरा तो इसको आप नो ही करिए, क्योंकि आपने इससे पहले ये फॉर्म नहीं भरा था तो इसको आप नो ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आपने ये फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म यूकेपीएससी ने जो निकाला था वो भर रखा है तो उसको यस कीजिए, क्योंकि दोबारा ये फॉर्म निकला है यूकेपीएससी के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको अब जो आपका क्या है
यूके का जो आपका फॉर्म है उसका एप्लीकेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी डेट डालें, यहाँ पे मंथ डालें और यहाँ पे ईयर डालें। अब देखो आयु, तो आयु यहाँ पे आपने जब डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे तो यहाँ पे वो बता देगी आपकी आयु कितनी है। यहाँ पे जेंडर यानी लिंग, जो मेल है मेल डालें, जो फीमेल है वो फीमेल डालें। वैवाहिक स्थिति, जो शादीशुदा है वो मैरिड डालें, जो शादीशुदा नहीं है वो अनमैरिड कीजिए। राष्ट्रीयता तो यहाँ पे भारतीय आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो ये जरूरी है, तो इसको यस करना है। और जैसे आप इसको यस करते हो तो यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या डालनी है। यहाँ पे आपने डाला है कि किस जिले से आपका पंजीकरण करा रखा आपने, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में किस जिले से आपने नाम लिखा रखा है, तो वो जिला आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पंजीकरण की तिथि क्या है, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो उस सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिल जाएगा। और पंजीकरण की जो लास्ट डेट है तो 3 साल की इसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है, तो वैसे आपके सर्टिफिकेट में ये भी देखने को मिल जाएगा। तो जो कुल मिला के जो पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की तिथि, माना आपने 1 जनवरी 2020 को क्या कराया, पंजीकरण कराया, तो 1 जनवरी 2023 तक आपका क्या हो जाएगा, पंजीकरण की तिथि मान्य होगी। तो 3 साल बाद की पंजीकरण की तिथि आपको यहाँ पे डालनी है, वैसे आपको सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस करोगे तो फिर यहाँ पे संगठन का प्रकार और फिर एनओसी आवेदन करने की तिथि आएगी, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद क्या आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से भी इसी प्रकार के ऑप्शन आएंगे और इसी प्रकार से आपको ये विज्ञापन भरना है। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर वो राज्य में कर्मचारी हैं आपके माता पिता और राज्य के बाहर उनकी ड्यूटी स्थानांतरित नहीं की जा सकती तो यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद क्या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। देखो ऊपर वाला था राज्य के बाहर जो ड्यूटी कर रहे हैं और नीचे वाला है जो राज्य में ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता राज्य में ड्यूटी कर रहे हैं अर्धशासकीय या शासकीय संगठन में तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, तो ये आप स्वयं एक बार देख लीजिए, पढ़ें इसको अच्छे से और आपको समझ में बड़ी आसानी से ही आ जाएगा। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है। उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब कौन होने चाहिए, जो केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता और उनकी सेवा राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, तो स्थायी निवासी अगर आप हैं उत्तराखंड के तो दोस्तों इसको आप, और शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर अगर आप रह रहे हैं, यानी स्थायी निवासी आप उत्तराखंड के हैं और किसी कारणवश शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब यहाँ पे ये वाला डोमिसाइल डिटेल्स आपको जरूर डालनी है, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के अधिवासी हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड के आदिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आदिवासी यानी अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो आपको यस करना है, तभी जाके आप यहाँ पे कैटेगरी यानी ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण प्राप्त कर पाओगे। अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल यस नहीं करते हैं, यानी अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं, उत्तराखंड के आदिवासी नहीं हैं, स्थायी निवासी नहीं है तो नो कीजिए। तब आपको यहाँ पे कैटेगरी केवल जनरल आएगी, यानी आरक्षण आपको तभी मिलेगा कैटेगरी के अनुसार जब आप उत्तराखंड के निवासी हैं, स्थायी निवासी। तो अगर जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड की स्थायी निवासी हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो इसको यस करें। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है,
अगर डेट जा चुकी है तो रिन्यू उसको जल्दी से जल्दी करा लें। क्या आप दिव्यांग, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सपोज यहाँ पे ओबीसी डाल देता हूं तो फिर आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र किसने जारी किया है वो डालना है, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है और प्रमाण पत्र संख्या वो यहाँ पे डाल देनी है, और किस जिले से जारी किया गया है वो यहाँ पे डालना है, और कब तक वो वैध है। तो अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में माना 1 जनवरी 2021 को आपने बनाया था तो 2021 के बाद 3 साल आएगा 2024, तो 1 जनवरी 2024 तक वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि 3 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद सब कैटेगरी, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। क्या आप स्वतंत्र सेनानी आश्रित हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत स्वैच्छिक राजकीय गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं, तो अगर आपके पास आप अनाथ बच्चे हैं ये वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसको यस कीजिए, नहीं तो इसको भी नो कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ओबीसी डाला था तो यहाँ पे ओबीसी आ गया। अब हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, बिल्कुल ईमेल आईडी दोस्तों बिल्कुल सही आपको डालनी है, क्योंकि यही ईमेल आईडी होगी जिससे आप लॉगिन करोगे। ईमेल आईडी बिल्कुल सटीक डालें जो आपके पास रहती होगी और स्वयं आपकी ईमेल आईडी है। यहाँ पे कंफर्म, दोबारा आपको ईमेल आईडी कंफर्म करके डालनी है। मोबाइल नंबर भी सटीक बिल्कुल आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करके डालें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से डालें। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालें जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं, लोकेशन, सिटी जो भी आपने डालना है। और अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो इसको यस कीजिए। तो जो आप यहाँ पे डालोगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका वर्तमान पता डिफरेंस है और स्थायी पता भी अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग से भरने पड़ेंगे। प्लेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वो स्थान आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड में आपको ये वाले जो ये यहाँ पे दे रखे हैं ना ये कैरेक्टर, ये आपको नहीं डालने हैं। आप डाल सकते हैं, जैसे माना आपका नाम क्या है, अमित है किसी का नाम, तो अमित 123 या अमित फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, और फिर माना किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है 1997 है तो अमित 1997 इस प्रकार से ये अच्छा पासवर्ड हो जाएगा। फिर दोबारा आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड URR2P ये यहाँ पे दिया गया है, आपके पास जो आएगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको ये कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा जैसे आप कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे भी क्या है, ये डिटेल्स आपकी आ जाएगी, इसको आपको चेक करना है, नीचे आपको जाना है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपने गलत इसमें भरा है, ठीक है, दोबारा अच्छे से चेक कर लें, तो इसको यहाँ पे एडिट आपको करना है, इस पर क्लिक करना है और जो आपने सही नहीं भर रखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने क्या कर रखा है, कंप्लीट इसको सही से भर दिया है, तो इसको आप सबमिट पे क्लिक करें। तो सबमिट पे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इस पे करना है आपको नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, तो कोई आपको चेंज नहीं करना है। अच्छा हाँ, नो आई वांट टू, यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है, फिर आप एडिट कर पाओगे। और अगर आपने कुछ नहीं चेंज करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। ठीक है, तो यही डिटेल्स अगर आपको सबमिट करनी है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके आपको कर देना है। अब देखो थोड़ा आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका ये वाला खुल जाएगा, ये वाला पेज। यहाँ पे नीचे दिया गया है क्लिक हेयर टू लॉगिन, क्योंकि देखो आपने फॉर्म आपने जो इंफॉर्मेशन डालनी थी अपनी वो आपने भर दी है। अब आपने क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। वैसे तो सेव करने के लिए आ जाएगी ईमेल आईडी, अगर आप सेव कर दोगे तो अपने आप यहाँ पे ईमेल आईडी पड़ जाएगी। नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाली थी, अभी मैंने आपको वहां पे 2 बार बोला था कि ईमेल आईडी बिल्कुल सही तरीके से डालें, तो अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और जो आपने अंदर पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको सिक्योरिटी के यहाँ पे डाल देनी है
और फिर उसको लॉगिन कर देना है। अब दोस्तों आपका ये वाला न्यू पेज खुल जाएगा। इसमें क्या क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी है, और ये देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन ये वाला आपने भर रखा है। ये नीचे जो डिटेल्स है इसको आप चेक करें तो यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, या ये देखो यहाँ पे जो एजुकेशनल डिटेल्स है इसको भरना है। उसके बाद अपलोड इमेज करनी है, उसके बाद फाइनल रिव्यू एंड सबमिट, एक बार पूरा देखना है, फिर उसको सबमिट करके प्रिंट आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका फॉर्म भर जाएगा। तो देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने पहले ही भर चुके हैं आप। अब एजुकेशनल डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये देखो, तो नीचे आपको जाना है। जैसे आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। अब देखो जो फॉरेस्ट गार्ड है उसमें इंटरमीडिएट जरूरी मांगा गया है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट स्तर के छात्र हैं जिन्होंने इंटर पास कर रखा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे अगर आपने इंटर कर रखा है तो आपको सिर्फ 10th और 12th की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। अगर आपने स्नातक भी कर रखा है तो स्नातक की डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है वैसे। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया है उन्होंने 10th और 12th की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें आपने सबसे पहले 10th का भी भरना है। तो सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हाई स्कूल 10th पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट डिग्री, तो जैसे आप हाई स्कूल 10th पे क्लिक करते हो, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हाई स्कूल 10th। तो उसके बाद सिलेक्ट डिग्री, तो हाई स्कूल 10th पे आपको क्लिक करना है। ये देखो हाई स्कूल 10th पे हो गया। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट आपको करना है। तो उत्तराखंड से अगर आपका है तो उत्तराखंड कीजिए, अगर आपका अन्य स्टेट से तो अन्य स्टेट से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उत्तराखंड कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बोर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे उत्तराखंड कर रहा है तो यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड आपको डालना है। अगर आपका अन्य बोर्ड से है तो आपको अन्य बोर्ड डालना है। मैं यहाँ पे जो फॉर्म भर रहा हूँ उसमें मैं यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड डालूंगा, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पे देखो उत्तराखंड बोर्ड डाल दिया है, ठीक है, ये वाला उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूके बोर्ड। उसके बाद आपको अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, जब आपकी 10th की मार्कशीट जारी हुई, तो जिस साल आपने 10th पास किया है 2014, 15 या 12 में जब भी किया है तो वो आप यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट विषय, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मार्क्स टाइप, अंक के प्रकार, तो आपका मार्क्स का प्रकार क्या था। अगर आप यूके बोर्ड से तो आपके मार्क्स आपको देखने को मिलता है 500 में से जितने मार्क्स हैं आपके, क्योंकि आपका सीजीपीए सिस्टम नहीं है। जिनका सीजीपीए सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है तो आपको उस हिसाब से डालना है। यहाँ पे मैं मार्क्स डालूंगा। अब यहाँ पे मार्क्स मतलब प्राप्तांक, तो प्राप्तांक आपने कितना किया है, 500 में से कितने नंबर आ रखे हैं आपकी, वो आपको यहाँ पे डालना है। यूके बोर्ड के अगर आप अभ्यर्थी हैं, अन्य बोर्डों के तो आप अपने हिसाब से जो आपका है सीजीपीए सिस्टम है या मार्क्स सिस्टम है वो आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अधिकतम अंक कितने थे, तो यूके बोर्ड में 500 होते हैं 10th में, और परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। तो मैंने यहाँ पे देखो कंप्लीट भर दिया है 10th का। हाई स्कूल योग्यता का प्रकार हाई स्कूल 10th, उसके बाद डिग्री का नाम है हाई स्कूल 10th, उसके बाद विश्वविद्यालय राज्य बोर्ड, तो मैंने उत्तराखंड डाला यहाँ पे क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड से है। यहाँ पे भी उत्तराखंड बोर्ड, यहाँ पे अच्छा ईयर ने डाला यहाँ पे, तो ये जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो है 2014 में 10th पास है, ठीक है। तो 2014 मैंने डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया हाई स्कूल सब्जेक्ट, मार्क्स डाल दिए, प्राप्तांक 304 500 में से, और परसेंटेज यहाँ पे। अब आपको ऐड एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड एजुकेशनल डिटेल्स की तो यहाँ पे देखो आ गया सीरियल नंबर 1 हाई स्कूल 10th, यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री हाई स्कूल 10th, यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, यूनिवर्सिटी स्टेट, ठीक है। बोर्ड कौन सा, तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। डेट ऑफ फाइनल ईयर मार्क्स मार्कशीट तो 2014। सब्जेक्ट क्या है, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट। मार्क्स टाइप मार्क्स हैं 304, प्राप्तांक है 500 में से, परसेंटेज अपने आप आ गया था। और अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो इसको आप डिलीट भी करके दोबारा यहाँ पे भर सकते हैं। तो एक तो हाई स्कूल का आपने डाल देना है। मैं सिर्फ हाई स्कूल और इंटर का ही यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटर मांगी गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो सेकंड आपने यहाँ पे अब डाल देना है इंटरमीडिएट।
हाई स्कूल वाला आपने भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, योग्यता का प्रकार आपको इंटरमीडिएट डालना है। तो मैंने इंटरमीडिएट यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का नाम डालूंगा, तो वो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट अपने आप आ जाएगी, मतलब डालनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद राज्य बोर्ड भी मैंने डाल दिया उत्तराखंड, और विश्वविद्यालय बोर्ड तो यूके बोर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड आ गया, देखो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ईयर डाल देना है। तो 12th 2014 में 10th तो 2000 ये हो जाएगा 16 में 12th पास। ठीक है, और सब्जेक्ट अब आपको यहाँ पे डालना है। तो सब्जेक्ट देखो क्या थे 12th में, तो साइंस यहाँ पे था, तो साइंस डालेंगे। एक ही जगह आपको भरना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखे हैं विशेषकर स्नातक के लिए। तो स्नातक में जनरली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं सामान्यतः, तो उसके लिए है। यहाँ पे आप एक ही डालना आपको, जैसे 10th में 10th आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 12th में साइंस है या आर्ट है या जो भी है, तो साइंस था 12th में। उसके बाद अंक के प्रकार, तो मार्क्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे डाल दो कितने में से हैं, अधिकतम अंक तो 500 थे, और परसेंटेज देखो अपने आप यहाँ पे आ गई है। अब आपको यहाँ पे ऐड एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, दोनों डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो गई है, हाई स्कूल की भी और इंटरमीडिएट की भी। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट देखो यहाँ पे। अब अगर आप स्नातक का डालना चाहते हैं तो फिर इसको ग्रेजुएशन कीजिए, यहाँ पे क्लिक, और अपने हिसाब से डिटेल्स भर सकते हैं। बस यहाँ पे मिनिमम 12th मांगा गया है, तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी 12th किया है तो वो उनको इतनी ही यहाँ पे डाल देनी है। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की है? अगर की है तो यस, नहीं तो नो कीजिए। एनसीसी बी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, नहीं तो नो कीजिए। और अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे देखो, मतलब अगर आपके पास होगा तो एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि आपको डालनी है, और प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको डाल देनी है। फिर एनसीसी सी भी वही है, यस करोगे तो यहाँ पे प्राप्त करने की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या। फिर आपने क्या करना है, क्या आप ऊंचाई के मापन में छूट चाहते हैं? तो अगर आप पर्वतीय हैं तो यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। परीक्षा केंद्र, तो यहाँ पे देखो 2 परीक्षा केंद्र मांगे गए हैं। तो फर्स्ट वरीयता आप जहां आपके मतलब आपका नजदीक है वहां डालें, और सेकंड में ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है जहां आप एग्जाम सेंटर डालना चाहते हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट में डाल देता हूं, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डालना है। ठीक है, जो आपके लिए नजदीक है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी। यहाँ मैं फर्स्ट में न्यू टिहरी डाल रहा हूँ, और सेकंड मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ देहरादून। ठीक है, देखो यहाँ पे परीक्षा केंद्र, फर्स्ट में डाला न्यू टिहरी, सेकंड डाल दिया देहरादून। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है? तो वैसे तो नहीं होगा, तो नो कीजिए। क्या यूकेट पीएससी या यूकेट प्लस सी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड हैं? तो वैसे आप नहीं होंगे, तो नो डालें। अभ्यर्थी आईडी प्रमाण पत्र, अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, और अपना आईडी नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, और उसके बाद सबमिट कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप वहां पे नेक्स्ट वहां पे सबमिट करते हो, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे वार्निंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो वार्निंग यानी चेतावनी, इसका मतलब आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको इसको पढ़ना है ध्यान से। अभ्यर्थी को अपने स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर, अधिकतम आकार जिसका होना चाहिए 20 से 25 KB, यानी जो आपकी फोटो है जो आप अपलोड करने वाले हो अब, उसका अधिकतम साइज होना चाहिए 20 से 25 KB, और हस्ताक्षर का जो साइज होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच। अच्छा, वो फोटो कितना होना चाहिए? 20 से 50 KB। ठीक है, हस्ताक्षर 10 से 50 KB जेपीजी में या जेपीईजी फाइल में अपलोड आपको करना है। तो हस्ताक्षर और जो पासपोर्ट साइज आप फोटो अपलोड करोगे उसका साइज आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 25 से 50 KB और 10 से 50 KB। तो इस पे अब आपको क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, लेटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। वो केबी मैंने आपको बता दी कितने KB की होनी चाहिए, 20 से 50 KB, और सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच। तो चूज फाइल पे क्लिक करके इसको आपको अपलोड कर देना है। तो ये तो खैर आप सभी कर दोगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर दिया और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए। अब देखो फोटो में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जब आप जो फोटो आप अपलोड करना चाह रहे हैं उसका रीनेम चेंज कर दीजिए।
रिनेम आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं photo.jpg, ठीक है, तब वो अपलोड हो जाएगी। और साइज आपको क्या रखना है, साइज आप सभी जानते हैं 20 से 50 KB के बीच का साइज होना चाहिए फोटो का, और सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच का। अब यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला यहाँ पे आ जाएगा पेज, और इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज अपलोड आर करेक्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, यानी कंप्लीट फॉर्म आपका भर चुका है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फीस, तो फीस आपको नहीं पड़ रही है इसमें, ठीक है, तो फीस आपको नहीं पड़ रही इसमें। और यहाँ पे देखो जो नए अभ्यर्थी हैं वो एक बार चेक कर लें, क्योंकि मैंने जो मैंने फॉर्म भरा है ये पिछला फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले ये UKSSC का फॉर्म भरा गया था फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसका एप्लीकेशन नंबर डाल के ये फॉर्म भरा गया है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं वैसे नए अभ्यर्थियों के लिए भी फीस उसमें नहीं दी गई है, तो फीस आपको माफ है, यहाँ पे फीस आपको नहीं पड़ रही है। तो एक बार पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर लें। और जैसे ही आप पूरी डिटेल्स चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो घोषणा डिक्लेरेशन, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने विज्ञापन में वर्णित पात्रता की सभी शर्तें क्या कर ली हैं, पूरी कर ली हैं। तो इसको भी आप क्लिक कर ले हैं और ये भी आप क्लिक कर लें, कोई विवरण आपने सूचनाओं का छुपाया नहीं है। और फाइनल, क्लिक हियर टू फाइनल सबमिशन, इस पे अब आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है। तो अब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल्स के साथ दोस्तों, हर स्टेप पे मैंने बताई कहाँ पे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता दी है किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहां पे आपको दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।